हेलो दोस्तों, मैं अभिनव मिश्रा कॉमर्स 2.0 न्यू वर्जन में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज से हम लोग बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम में 12th क्लास का अकाउंटेंसी का चैप्टर वाइज 1 शॉट रिवीजन करेंगे हिंदी में, यानी हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए होगा चैप्टर वाइज 1 शॉट रिवीजन। पूरे के पूरे कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, ओनली कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, थ्योरी बातें डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं। तो चूंकि आप लोगों को मालूम है कि एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी आता है, इसलिए हम लोग थ्योरी को टारगेट करेंगे और थ्योरी में जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, डिफरेंसेज आए, तरह तरह की जितनी चीजें हो सकती हैं वो सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे हिंदी मीडियम में। तो ये वीडियो प्रॉपर हिंदी मीडियम वालों को टारगेट करते हुए बनाया जा रहा है, इसलिए आज से हम लोग चैप्टर वाइज रोज एक चैप्टर करते जाएंगे हिंदी मीडियम में। जितने भी अकाउंटेंसी के चैप्टर हैं, लगभग 22-23 चैप्टर हैं, और सारे के सारे चैप्टर हम लोग पार्टनरशिप का हो, एनपीओ का हो, कंपनी का हो, सब कुछ थ्योरी एक एक चैप्टर करते जाएंगे। ठीक है सर। और 1 शॉट रिवीजन होगा, मतलब एक दिन में एक क्लास में एक चैप्टर खत्म। ठीक है, चलिए सर, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम यहां पर शुरू करने जा रहे हैं साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं, यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। तो फंडामेंटल के बारे में जानेंगे हम लोग, यानी कि आधारभूत अवधारणाएं, बेसिक्स के बारे में सीखेंगे साझेदारी फर्मों का लेखांकन थ्योरी में। तो सबसे पहला थ्योरी क्वेश्चन आता है कि साझेदारी का अर्थ एवं परिभाषा। साझेदारी का अर्थ एवं परिभाषा मतलब क्या होता है साझेदारी, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। साझेदारी क्या होता है, उसकी अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है, अक्सर जो कि आता है, हर साल लगभग आता है, साझेदारी का परिभाषा क्या होगा, साझेदारी से आप क्या समझते हैं, इस तरह के सवाल आते हैं। तो 2 नंबर में भी आ जाता है और कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है। ठीक है सर। तो देखिए, कहता है डेफिनेशन कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी फर्म को चलाने, उसके लाभालाभ को आपस में बांटने, लाभालाभ का मतलब उसके लाभ हानि जो भी होते हैं उनको आपस में बांटने और अपनी सेवा या पूंजी लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं। वो आपस से जो भी सेवा होगा या उनकी सहमति होगी, पूंजी होगी, वो सब बिजनेस में वो लोग लगाएंगे। तो ऐसी संस्था को ही क्या कहा जाता है, साझेदारी कहा जाता है। मतलब अगर कोई व्यवसाय एक आदमी चला रहा है, अकेला आदमी चला रहा है, तो उसको हम लोग सोल ट्रेड यानी एकल व्यापार कहते हैं। और अगर कोई व्यापार को 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के चलाते हैं, 2 या 2 से अधिक लोग पैसा लगाते हैं, व्यापार को चलाते हैं, आपस में बांटते हैं उसके लाभ हानि को, तो ऐसे व्यापार को, ऐसी संस्था को साझेदारी कहा जाता है, पार्टनरशिप कहा जाता है। देखिए, ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में भी परिभाषित किया गया है। मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932 में भी डिफाइन किया गया है, इसको परिभाषित किया गया है। उसकी धारा 4 जो है, सेक्शन जो 4 है, उसमें इसको परिभाषित किया गया है। क्या कहता है धारा 4 यानी कि सेक्शन 4 क्या कहता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का पार्टनरशिप के बारे में कहता है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है। क्या है, संबंध है, व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार में लाभ बांटने का अनुबंध यानी एग्रीमेंट किया हो जिसे वे सब अथवा उनमें से कोई एक, ध्यान दीजिएगा यहां पर लिखा है जिसमें से वे सब या उनमें से कोई एक, यानी कि सभी लोग मिलकर के भी बिजनेस कर सकते हैं या उनमें से कोई एक सबके लिए काम कर सकता है। तो जिनमें से सब या उनमें से कोई एक या एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं की ओर से चलाया जाता है। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर के एग्रीमेंट करते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं, कारोबार में लाभ हानि बांटने का अनुबंध करते हैं और उनमें से सभी लोग मिलकर के या तो बिजनेस को चलाते हैं या उनमें से कोई एक चलाता है, तो ऐसे व्यवसाय को ही, ऐसे संस्था को ही पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी कहा जाता है। तो ये हो गया डेफिनेशन। अगर आपके एग्जाम में ये डेफिनेशन पूछ लेता है, जो कि हर एग्जाम में लगभग देखने को मिलता है 12th में, कि 2 मार्क्स क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता ही आता है कि साझेदारी से आप क्या समझते हैं या साझेदारी की परिभाषा बताइए। तो आप चाहें तो जो जनरल डेफिनेशन यानी सामान्य परिभाषा था उसको भी लिख सकते हैं, और जो ये दूसरा डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पर, साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार क्या कहा गया था, ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव में भी यहां से सवाल आता है, जैसे कि पूछ देगा कि कौन सी धारा के अनुसार पार्टनरशिप यानी साझेदारी को परिभाषित किया गया है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा धारा 4 हो जाएगा। ठीक है सर, आंसर हो जाएगा धारा 4। तो धारा 4 यहां पर आप आंसर लिख सकते हैं। और दूसरा पूछ सकता है कि साझेदारी को कौन से अधिनियम में परिभाषित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा उसका भारतीय साझेदारी अधिनियम में। और ये तीसरा सवाल पूछ सकता है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932
जो है भारतीय साझेदारी अधिनियम ये कब आया था, ये भी तीसरा सवाल पूछ सकता है। तो आंसर हो जाएगा उसका 1932। ठीक है सर, तो यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव बनता है, एक तो धारा 4 से संबंधित, दूसरा भारतीय साझेदारी अधिनियम से संबंधित, और ये 1932 में आया था ये। तो ये 3 आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो 3 ऑब्जेक्टिव प्लस डेफिनेशन 2 मार्क्स का आपका 5 नंबर का सवाल यहाँ से आ सकता है। ठीक है सर, तो चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो कहता है अगला टॉपिक साझेदारी की विशेषताएं अथवा लक्षण बताइए। तो साझेदारी की विशेषताएं अथवा लक्षण ये भी क्वेश्चन के रूप में 2 मार्क्स में आ जाता है कि लक्षण बताइए या विशेषता बताइए। तो हम लोग लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहली विशेषता, अगर सबसे पहली बात आपको हम बता दें कि ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है। 2 मार्क्स में कैसे आएगा, जब 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा तो कहेगा कि साझेदारी की विशेषताएं अथवा लक्षण बताइए, 2 लक्षण बताइए या 4 लक्षण बताइए, ऐसा भी कह सकता है। 2 मार्क्स में ही पूछेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि परिभाषा के साथ लक्षण पूछ देता है, यानी परिभाषा के साथ विशेषता पूछ देता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो सवाल बनता है वो 5 नंबर का बनता है। तो फिर आपको क्या करना होगा, वहां पे आपको डेफिनेशन भी लिखना होगा, यानी परिभाषा भी लिखना होगा, और परिभाषा के साथ साथ आपको विशेषताएं भी लिखनी होंगी। और ध्यान रहे कि अगर 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है तो विशेषताओं में 5 विशेषता से कम बिल्कुल भी ना लिखें। कोशिश करें कि 5 से 6 अगर हो जाए तो और बेहतर है, अदरवाइज 5 भी चलेगा। तो डेफिनेशन के साथ साथ डेफिनेशन भी लिखना है और परिभाषा के साथ साथ आपको विशेषताएं भी लिखनी है। तो विशेषता में आइए बात करते हैं। पहली विशेषता क्या है, तो कहता है पहली विशेषता 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होनी चाहिए। और विशेषता लिखना बहुत आसान है, अगर आपने अच्छे प्रकार से डेफिनेशन को समझा है, अच्छे प्रकार से परिभाषा को समझा है, तो आप आसानी से उसकी विशेषताओं अथवा लक्षणों के बारे में लिख सकते हैं। तो पहला लक्षण हो जाएगा, पहला विशेषता हो जाएगा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर पार्टनरशिप बिजनेस आप कर रहे हैं, साझेदारी व्यवसाय कर रहे हैं, तो कम से कम उसमें 2 लोग होंगे ही होंगे, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है सर, तो क्योंकि पार्टनर का मतलब ही होता है कि भाई हमारे साथ भी कोई होना चाहिए ना, तभी तो हम पार्टनर कहेंगे, और तभी तो हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो पार्टनरशिप कहलाएगा। यानी कि कम से कम 2 लोग तो हो ही सकते हैं, होना ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे आइए जानते हैं। तो कहता है साझेदारी के लिए यह आवश्यक है कि उसमें कम से कम 2 व्यक्ति, कम से कम 2 व्यक्ति तो होने ही चाहिए सर। कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, 2 व्यक्ति होने चाहिए, 2 व्यक्ति साझेदार होने चाहिए। लेकिन इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जान लीजिए कि कंपनी विविध नियम, यानी कि कंपनी का मिसलेनियस रूल आया था 2014 में, और उसका रूल नंबर 10 देखिए, जी हाँ, यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है। कंपनी विविध अधिनियम के कौन से रूल के अकॉर्डिंग, कौन से रूल के अनुसार आपको बताया गया है, संख्या बताया गया है, साझेदारों की संख्या बताई गई है कि कम से कम कितने साझेदार होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितने साझेदार होने चाहिए। तो आपको बता दें कि कंपनी विविध नियम 2014 के नियम 10 के अनुसार एक कंपनी फर्म में यानी पार्टनरशिप फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 तक हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती है। मतलब कि आपका साझेदारी व्यवसाय में जो सदस्यों की संख्या है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है सर, 50 हो सकती है। तो यहां से 2 बातें आपने सीखा। सबसे पहली बात कि विशेषता में आपने सीखा कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 2 व्यक्ति, लेकिन ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति कितने हो सकते हैं, 50 व्यक्ति, यानी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। ये ध्यान में रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहां से बनता है सर। उसके बाद अनुबंध या समझौता, अगला विशेषता है अनुबंध या समझौता। तो विशेषता नंबर 2, साझेदारों की रचना करार या समझौता से होती है। यानी कि कहता है कि साझेदारी व्यवसाय जो है उसकी रचना कैसे होती है, तो उसकी रचना यानी कि वो बनता कैसे है, तो समझौते से बनता है, करार से यानी एग्रीमेंट से बनता है। यहाँ करार का अर्थ क्या है, एग्रीमेंट से है। तो करार से बनता है यानी एग्रीमेंट से बनता है। समझौता ही साझेदारों के संबंध का आधार होता है। समझौता जो हम लोग करते हैं कि प्रॉफिट कैसे बंटना चाहिए, लॉस कैसे, माने सैलरी किसी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई काम कर रहा है तो किसी को कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन सब चीजों का हम लोग क्या करते हैं सर, करार यानी एग्रीमेंट करते हैं। समझौता कैसा हो सकता है सर, किस तरीके से हो सकता है समझौता, तो मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। आपको बता दें कि एग्रीमेंट जरूरी नहीं कि लिखित रूप में होगा उसी को एग्रीमेंट कहेंगे, ओरली भी हो सकता है, हाँ, बल्कि हमेशा कोशिश करना चाहिए कि रिटन के रूप में हो, क्योंकि अगर लिखित में रहेगा, समझौता अगर लिखित में रहेगा तो उसको कोर्ट में पेश भी किया जा सकता है अगर कोई मामला हो गया भविष्य में। तो फिलहाल लेकिन ये जरूरी नहीं कि रिटन में होगा तो ही माना जाएगा, मौखिक में होगा तो नहीं माना जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। मौखिक में होगा यानी ओरल होगा तो भी उसको समझौता माना जाएगा। ठीक है सर।
हाँ, अब अगर कोई पूछे कि ज्यादा वैलिड कौन होता है तो फिर वहां पे आप बता सकते हैं कि ज्यादा वैलिड लिखित में होता है। चलिए तीसरा विशेषता हम लोग बात करते हैं। तो अभी तक 2 विशेषताओं की चर्चा कर चुके हैं। एक तो 2 या 2 से अधिक होना चाहिए व्यक्ति, साझेदारों की संख्या, और दूसरा हमने कहा कि करार या समझौता किस प्रकार से होना चाहिए, करार या समझौता होना चाहिए, और वो कैसा होता है, मौखिक या लिखित होता है। चलिए सर तीसरी विशेषता की बात करते हैं। तीसरी विशेषता है वैधानिक व्यवसाय। मतलब कि आप जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह का व्यवसाय कर रहे हैं, बट ध्यान रहे, हाँ, कौन सी वस्तु और सेवाओं का व्यवसाय कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है, बट ध्यान रहे कि जो भी व्यवसाय कर रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, अनैतिक नहीं होना चाहिए, असंवैधानिक नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए। व्यवसाय हमारा वैधानिक होना चाहिए। तो साझेदारी अनुबंध का उद्देश्य व्यवसाय करना होना चाहिए। और कैसा व्यवसाय होना चाहिए सर, तो व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए, व्यवसाय करना होना चाहिए और वैधानिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसे बिजनेस कर रहे हैं कि पता चले पुलिस को कि भाई ये काम कर रहा है तो उठा के ले जाए आपको। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको बिजनेस जो करना है वो कैसा होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए, इंग्लिश में कहे तो लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। क्लियर है बात। चौथा नंबर कहता है विशेषता लाभ कमाना एवं विभाजन। मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी ये बात है कि अगर आप साझेदारी व्यवसाय कर रहे हैं तो सबसे पहले ये चीज देखना चाहिए कि प्रॉफिट का बंटवारा कैसे हो रहा है। प्रॉफिट का बंटवारा सबसे पहली बात कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सबसे जरूरी चीज है वो है प्रॉफिट का बंटवारा। आप कहने के लिए पार्टनर है, आपको प्रॉफिट ही नहीं मिलता है तो काहे का पार्टनर है, इसलिए प्रॉफिट का बंटवारा जरूर होना चाहिए। अगर प्रॉफिट का बंटवारा नहीं हो रहा है तो फिर वो फिर क्या कहलाएगा, वो फिर पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, यानी साझेदारी नहीं कहलाएगा। तो इसलिए चौथा विशेषता है लाभ कमाना एवं उसका विभाजन करना। तो कहता है इसके बारे में कि साझेदारी का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए और कमाए गए लाभ को आपस में बांटना होना चाहिए। ठीक है सर, माने कमाना भी है मिलजुल के और बांटना भी है आपस में। ये नहीं कि सब लोग मिल के कमाते हैं और कोई एक आदमी रखता है तो फिर वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर पे, और 5वां नंबर विशेषता क्या कहता है, असीमित दायित्व। अब ये असीमित दायित्व क्या होता है, तो लिखा है असीमित दायित्व के बारे में। 5वां नंबर असीमित दायित्व है, इसके बारे में लिखा है एकाकी व्यवसाय की तरह, मतलब कि सोल ट्रेड, एकाकी व्यापार जिसको कहते हैं, जिसका मालिक यानी ऐसा बिजनेस जिसका मालिक केवल एक होता है, एकाकी व्यवसाय की तरह साझेदारी व्यवसाय के सदस्यों का दायित्व भी कैसा होता है, दायित्व भी असीमित होता है। दायित्व कैसा होता है, असीमित होता है। जैसे कि सोल ट्रेड में होता है, यानी कि एकाकी व्यवसाय में होता है, ठीक उसी प्रकार से पार्टनरशिप बिजनेस में भी यानी साझेदारी व्यवसाय में भी वैसे ही दायित्व असीमित होता है। अब इसका क्या अर्थ हुआ सर असीमित दायित्व का, तो असीमित दायित्व का अर्थ हुआ कि जो साझेदार काम कर रहे हैं व्यवसाय में, उन साझेदारों के ऊपर अगर कोई दायित्व आता है, लायबिलिटी आती है, तो वो लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकता है। मतलब कि वो चाहें तो बिजनेस में जितना कैपिटल वो लोग लगाए हैं, जितना पूंजी लगाए हैं, उससे ज्यादा भी लायबिलिटी अपने ऊपर ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ कहा जाता है सोल ट्रेड बिजनेस में और पार्टनरशिप में यानी एकाकी व्यवसाय में और साझेदारी व्यवसाय में कहा जाता है कि दायित्वों का भुगतान अपने पर्सनल एसेट से भी किया जा सकता है, अपने पर्सनल संपत्ति से भी किया जा सकता है दायित्वों का भुगतान। तो ये कौन कौन से बिजनेस में होता है, एकाकी व्यवसाय में और साझेदारी में। ऐसा कंपनी में नहीं होता है। तो जब कंपनी पढ़िएगा तो वहां पढ़िएगा कि कंपनी का जो मेंबर जो सदस्य होते हैं उनका दायित्व जो होता है वो सीमित होता है, असीमित नहीं होता है। ठीक है सर, मतलब जितना पैसा वो लोग लगाए हैं बिजनेस में उतना ही अपने ऊपर दायित्व ले सकते हैं, उससे अधिक नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये चीज एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यवसाय में ऐसा नहीं होता है। एकाकी और साझेदारी व्यवसाय में सदस्यों का जो दायित्व है, यानी साझेदारी व्यवसाय और एकाकी व्यवसाय में जो मालिक होते हैं, जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, उनका दायित्व असीमित हो सकता है, सीमित नहीं होता है। चलिए, तो ये था 5वां नंबर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल 5 के 5 हम लोगों ने विशेषताएं देख लिया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट कि 5 विशेषताएं कौन कौन सी थी। तो विशेषताओं की अगर बात करें तो पहला नंबर विशेषता था 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। दूसरा विशेषता था अनुबंध या समझौता होना चाहिए। तीसरा वैधानिक व्यवसाय होना चाहिए। चौथा लाभ कमाना एवं उसका विभाजन होना चाहिए। और 5वां असीमित दायित्व होना चाहिए। तो ये 5 विशेषताएं आपने पढ़ा साझेदारी का। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन यहाँ बनता है बड़े क्वेश्चन के रूप में 5 नंबर का कि सीमित बड़े क्वेश्चन के रूप में बनता है साझेदारी व्यवसाय से आप क्या समझते हैं और उनके विशेषताओं की व्याख्या करें। तो इतना आंसर, यहां तक का आंसर आप चाहें तो उसमें लिख सकते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है सर, चलिए अगला टॉपिक बात करते हैं कि कभी कभी क्वेश्चंस में कुछ
2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी छोटे छोटे शब्दों को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कि साझेदार से आपके साझेदार कौन होता है, यानी पार्टनर किसे कहेंगे। तो ये सब छोटे छोटे कुछ शब्द हैं। फर्म क्या होता है, तो इनके बारे में भी आइए जान लेते हैं। तो पहला शब्द है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रूप में साझेदार के बारे में, कि साझेदार क्या होता है, यानी पार्टनर क्या होते हैं। पार्टनर कौन होते हैं, तो लिखा है साझेदारी संस्था में जो व्यक्ति शामिल होते हैं तथा अपनी पूंजी लगाते हैं, शामिल होते हैं तथा अपनी पूंजी लगाते हैं, उन्हें ही साझेदार कहा जाता है कि नहीं। आप और हम मान लीजिए व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और हमने भी कुछ लगाया पूंजी के रूप में, आपने भी कुछ लगाया और मिल करके व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग आपस में क्या कहलाएंगे, हम लोग आपस में पार्टनर कहलाएंगे, साझेदार कहलाएंगे। अगला फर्म क्या होता है, फर्म क्या होता है ये बात लिखा हुआ है। तो कहता है कि साझेदारी संगठन को स्थापित करने वाले व्यक्ति, मतलब हम और आप, व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहलाएंगे, हम और आपस में हम और आप क्या कहलाएंगे, साझेदार कहलाएंगे, और सामूहिक रूप में फर्म कहलाते हैं। सामूहिक रूप में, ये ध्यान में रखना है, सामूहिक रूप में पार्टनर ही यानी कि साझेदार ही सामूहिक रूप में फर्म कहलाते हैं। तो ये चीज निकल के आता है कि फर्म का अर्थ क्या होता है, पार्टनर ही यानी साझेदार ही सामूहिक रूप में अगर उनको कहा जाए तो क्या कहलाएंगे, साझेदार। अकेले अकेले में साझेदार कहलाएंगे और एक साथ कहा जाए तो फर्म कहलाएंगे। ठीक है सर, चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा क्या कहता है साझेदार। ये डेफिनेशन हो गया 2 ठो। अब आगे लिखेंगे हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। नया टॉपिक है साझेदारी संलेख या करार। क्या होता है साझेदारी संलेख या करार, यानी पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड, जिसको पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहा जाता है या केवल एग्रीमेंट भी कहा जाता है, ये क्या होता है, साझेदारी संलेख या करार। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में आने का बहुत ही ज्यादा चांस रहता है इस टॉपिक का, और इस टॉपिक से सवाल ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में रहता ही रहता है 1 नंबर या 2 नंबर के सवाल में। तो आइए जानते हैं साझेदारी संलेख के बारे में, साझेदारी करार के बारे में। तो कहता है साझेदारों के पारस्परिक अधिकारों, कर्तव्यों व दायित्वों को निश्चित करने के लिए उनके बीच एक लिखित अनुबंध या संविदा यानी एग्रीमेंट तैयार किया जाता है, जिसे साझेदारी संलेख या साझेदारी विलेख यानी पार्टनरशिप डीड कहते हैं। मतलब आप और हम अगर पार्टनर बन रहे हैं और पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारे और आपके बीच क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे हमारे, और क्या दायित्व होंगे हमारे बीच, ये निश्चित करने के लिए एक लिखित अनुबंध तैयार करना ही क्या कहलाता है, पार्टनरशिप डीड कहलाता है। बड़ा ही आसान सा अर्थ है इसका। ठीक है सर, तो आइए बात करते हैं कि पार्टनरशिप डीड में यानी साझेदारी संलेख में किन बातों के बारे में लिखा होता है। ठीक है सर, अभी हमने देखा साझेदारी संलेख के बारे में, करार के बारे में, और उसके बाद अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि उस साझेदारी संलेख में जो बातें लिखी जाती हैं वो कौन कौन सी बातें होती हैं, यानी कि साझेदारी संलेख का विषय वस्तु क्या होता है, यानी उसमें मैटर्स क्या लिखते हैं हम लोग। तो आइए चर्चा करेंगे मैटर क्या लिखते हैं। तो लिखेंगे फर्म का नाम एवं पता तथा इसका मुख्य व्यवसाय, यानी कि पहला नंबर जो बात होगा वो ये होगा कि फर्म का नाम क्या है, उसका पता कहाँ है, एड्रेस कहाँ है वो, और इसका मुख्य व्यवसाय यानी कि इस फर्म में काम क्या किया जाता है। ठीक है सर, ये बातें पहले ऊपर में लिख दी जाएंगी। उसके बाद सभी साझेदारों के नाम एवं पता लिखे जाएंगे, यानी कि जो भी साझेदार काम कर रहे हैं उन साझेदारों के नाम क्या है, उनका एड्रेस कहाँ है, ये भी बातें लिख दी जाएंगी। तीसरा कहता है प्रत्येक साझेदार द्वारा विनियोजित पूंजी, यानी कि कौन कौन से साझेदार यानी कौन कौन से पार्टनर कितना कितना पैसा लगाए हैं वो लिखा जाएगा, उनकी राशि लिखी दी जाएगी। उसके बाद चौथा कहता है साझेदार की पूंजी, ऋण एवं आहरणों पर ब्याज की दर कितनी होगी, मतलब कि अगर आप और हम पूंजी लगाते हैं तो उन पूंजी पर हमें कितना हमें इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलना चाहिए। अगर हम अलग से ऋण दे रहे हैं, अगर व्यवसाय को साझेदार ऋण दे रहे हैं तो उस ऋण पर उनको ब्याज कितना मिलेगा, यानी लोन अगर दे रहे हैं बिजनेस को तो लोन पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ये बातें भी उसमें लिखी रहती हैं। ठीक है सर, उसके बाद कहता है कि लाभों का निपटारा कैसे किया जाएगा, मतलब कि अगर बिजनेस चल रहा है और बिजनेस चलने में अगर प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को बांटा कैसे जाएगा, किस रेशियो में बांटेंगे, यानी हम और आप मिलकर के कितना कितना प्रॉफिट लेंगे। विशेष रूप से लाभ हानि के विभाजन का अनुपात लिखा रहता है। लाभ हानि का क्या लिखा रहता है, अनुपात लिखा रहता है। ठीक है सर, कि कौन से रेशियो में हम और आप प्रॉफिट को बांटेंगे। अगला कहता है प्रत्येक साझेदार को स्वीकार्य आहरणों का राशि तथा ऐसे आहरणों का समय अंतराल भी लिखा रहता है। मतलब कि अगर हमें और आपको मतलब पार्टनरों को अगर व्यवसाय से आहरण करने की आवश्यकता पड़े, यानी कि कुछ पैसे निकालने की जरूरत पड़ जाए, तो सर उसमें यह भी बात लिखा रहता है कि कब कब और कितना कितना पैसे आप निकाल सकते हैं और उससे ज्यादा आप नहीं निकाल सकते हैं या उससे जल्दी नहीं निकाल सकते हैं। ये मतलब टाइम पीरियड और अमाउंट बता देता है कि अगर ड्रॉइंग करने की जरूरत पड़ी, आहरण करने की आवश्यकता पड़ी तो कितना आहरण कर सकते हैं और कब आहरण कर सकते हैं, वो समय भी
लिखा रहता है, वो अमाउंट भी लिखा रहता है, राशि भी लिखी रहती है। तो अगला कहता है, मतलब इसमें आपने सीखा कि आहरणों की राशि लिखी रहती है और समय अंतराल भी लिखा रहता है। चलिए 7वां नंबर पॉइंट है कि साझेदारों को दिए जाने वाले वेतन और कमीशन के संबंध में शर्तें लिखी होती हैं। मतलब कि कौन से साझेदार को कितना वेतन दिया जाएगा, कितना कमीशन दिया जाएगा, है ना, ये सारी बातें उसमें शर्तें लिखी रहती हैं। साझेदारों के पारस्परिक अधिकार, कर्तव्य और दायित्व लिखे रहते हैं कि क्या उनके कर्तव्य होंगे, क्या दायित्व होंगे, है ना, क्या अधिकार है उनके, ये सब बातें उसमें लिखी रहती हैं। उसके बाद कहता है साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण तथा मृत्यु की स्थिति में अनुपालित किए जाने वाले नियम आदि के बारे में लिखा रहता है। मतलब अगर कोई पार्टनर एडमिशन ले रहा है, अगर कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है, या कोई पार्टनर अगर डेथ कर जा रहा है, तो वैसी परिस्थिति में किस प्रकार से आगे कदम बढ़ाए जाएंगे, किस प्रकार से आगे बिजनेस चलेगा, उसके बारे में भी उस अनुबंध में लिखा रहता है, उस पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट में लिखा रहता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं एग्जामिनेशन में, थ्योरी के रूप में भी आ जाता है, 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी, 1 मार्क्स क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि आप क्या समझते हैं पार्टनरशिप डीड से, करार से क्या समझते हैं, अनुबंध से क्या समझते हैं, और उसमें कौन कौन सी बातें लिखी रहती हैं, ये सब चीजें क्वेश्चन के रूप में आ जाता है। ठीक है सर। चलिए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की व्यवस्थाएं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यानी कहता है, ये समझ लीजिए टॉपिक क्या कहना चाहता है कि अगर मान लीजिए हम और आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं और हमारे बीच किसी तरह का एग्रीमेंट ही नहीं बना, तो क्या होगा। अगर कोई मामला हमारे बीच आपस में अनबन हो गई तो कैसे उसका निपटारा किया जाएगा, ये बातें इसमें लिखी रहती हैं। तो कहता है कि साझेदारी संलेख के अभाव में, यानी कि अगर हमारे और आपके बीच एग्रीमेंट नहीं बना है, संलेख नहीं बना है, तो फिर क्या नियम, कैसे निपटारा उसका किया जाएगा अगर अनबन हो जाती है। तो कहता है कि वैसी परिस्थिति में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा को फॉलो किया जाएगा और उसमें जो जो बातें जिस प्रकार से लिखी होंगी उस प्रकार से हम लोग काम करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या नियम लिखा हुआ है, तो लिखेंगे इसके बारे में हम लोग। साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अगर हमारे और आपके बीच एग्रीमेंट नहीं बना है तो फिर वैसी परिस्थिति में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यानी कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धाराओं को फॉलो किया जाएगा, उसके प्रावधान लागू होंगे यानी नियम लागू होंगे। क्या क्या नियम है वो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। कहता है यदि साझेदारी संलेख में कोई उल्लेख न हो या प्रश्न में उल्लेख न हो, यानी कि पार्टनरशिप डीड ना बना हो पार्टनरों के बीच, ऐसा क्वेश्चन में अगर लिखा है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में निम्न नियम लागू होंगे, यानी कि ये सभी नियम लागू होंगे। तो आइए पढ़ते हैं कि कौन कौन से नियम लागू होंगे। तो पहला नंबर है साझेदार को वेतन एवं कमीशन। आइए पहला नियम है साझेदार को वेतन एवं कमीशन, कि कितना वेतन मिलेगा, कितना कमीशन मिलेगा, इसके संबंध में नियम। मान लीजिए कि आप और हम बिजनेस कर रहे हैं और कोई एग्रीमेंट नहीं बना हमारे बीच कि हमें कितना सैलरी मिलना चाहिए, कितना कमीशन मिलना चाहिए, और बिजनेस चलने लगा और फिर बीच में याद आया कि हमको तो कमीशन भी लेना चाहिए, तो बताइए हम कमीशन कितना लें, बताइए हम वेतन कितना लें, सैलरी कितना लें। तो सर वहाँ अनबन हो सकती है अगर एग्रीमेंट नहीं बना है। तो ऐसे कंडीशन में पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो किया जाएगा और उसमें जो नियम जो रूल्स बताए होंगे उसको किया जाएगा। तो कहता है कि वेतन के संबंध में और कमीशन के संबंध में क्या नियम है, आइए देखिए। कहता है किसी भी साझेदार को फर्म में कार्य करने के लिए कोई वेतन, कमीशन या अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, यानी कि ना आपको सैलरी मिल सकता है और ना ही कमीशन मिल सकता है। अगर सैलरी और कमीशन चाहिए था तो आपको एग्रीमेंट में पहले ही लिखना चाहिए था, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है बात। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम लाभ विभाजन का अनुपात, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होना चाहिए। तो कहता है कि लाभ हानि विभाजन का अनुपात समान होगा, समान होगा। कैसा होगा, समान होगा, यानी कि इक्वल होगा। आया क्या बात समझ में, बोलो। तो इक्वल होगा यानी कि समान होगा। तीसरा नियम क्या है, पूंजी पर ब्याज। अब ये पूंजी पर ब्याज नियम कैसा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या कहना चाहता है, मतलब अगर आपने पूंजी लगाया है व्यवसाय में तो उस पर आपको इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए। तो कहता है कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ब्याज, पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपने पूंजी लगाया है व्यवसाय में तो आपको उसी समय एग्रीमेंट कर लेना चाहिए था कि इस पूंजी पर हमें ब्याज इतना चाहिए। अदरवाइज अगर आपने एग्रीमेंट पहले नहीं किया है तो बाद में साझेदारी अधिनियम 1932 कहता है कि आपको पूंजी पर ब्याज
नहीं मिलेगा। चलिए चौथा नंबर, साझेदार के ऋण पर ब्याज, यानी कि अगर साझेदार ने यानी पार्टनर ने कोई ऋण दिया है यानी लोन दिया है फर्म को, बिजनेस को, तो उस पर उसको ब्याज कितना मिलेगा। तो कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांसेज बाय अ पार्टनर, यानी कि एक पार्टनर को, एक साझेदार को कितना लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो लिखा है कि साझेदारों द्वारा दिए गए ऋण पर 6%, कितना 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। यानी कि किसी भी पार्टनर को, अगर कोई पार्टनर बिजनेस को यानी व्यवसाय को, फर्म को लोन के रूप में कुछ पैसे देता है तो उस लोन पर 6% यानी 6% के दर से उसको ब्याज दिया जाएगा, 6% वार्षिक के दर से। हानि की दशा में भी ऋण पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। जी हाँ, ये बात का ध्यान रखना है कि बिजनेस में अगर लॉस भी हो गया तो भी उस लोन पर ब्याज देना ही पड़ेगा। यानी कि ये एक टॉपिक यहाँ से एक वर्ड निकल के आता है, चार्ज ऑन प्रॉफिट। एक शब्द अभी आने वाले टॉपिक में मिलेगा, इसी चैप्टर में चार्ज ऑन प्रॉफिट के बारे में बताया जाएगा कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर होता है वो चार्ज होता है प्रॉफिट पर, ना कि एप्रोप्रिएशन होता है। मतलब चार्ज का मतलब होता है कि अगर बिजनेस में लॉस भी हो गया, बिजनेस में खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, लॉस में चला गया बिजनेस, फिर भी इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट के लिए आप मना नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक 4 नियम पढ़ लिए। 5वां नियम आइए देखते हैं क्या है। 5वां नियम है आहरण पर ब्याज। मतलब अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग कर लिया तो ड्राइंग के कंडीशन में, आहरण के कंडीशन में ब्याज कितना मिलेगा। तो लिखा है साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। यानी कि अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग कर लिया है तो उस पर ब्याज नहीं लगेगा। बहुत अच्छी बात है। तो आप चाहे तो अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो आप चाहे तो आराम से ड्राइंग कर सकते हैं, आपको ब्याज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा कौन कहता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 यानी साझेदारी अधिनियम 1932 कहता है। ठीक है सर। तो ये 5 नियम आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट समराइज कर देते हैं 5 नियम को। कहता है, बताइए, अगर पार्टनरशिप एक्ट के कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, एग्रीमेंट नहीं बना है, तो फिर कौन कौन से नियम फॉलो होंगे। तो फिर क्या होगा अगर पार्टनरों में झगड़ा हो जाता है, अनबन हो जाता है, तो क्या होगा। तो आंसर किया जाएगा इस प्रकार से कि अगर साझेदारों के बीच साझेदारी संलेख यानी कि एग्रीमेंट नहीं बना है तो ऐसे सिचुएशन में पार्टनरशिप एक्ट यानी साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा फॉलो की जाएगी। 1932 का प्रावधान फॉलो किया जाएगा और वो कहता है, पांच रूल देता है। और 5 रूल कौन कौन से हैं। तो पहला है कि प्रॉफिट लॉस का बंटवारा बराबर बराबर होगा, पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, आहरण पर ब्याज नहीं देना होगा, लोन पर ब्याज जी हाँ 6% के दर से होगा, और सैलरी कमीशन ये सब नहीं मिलेगा। तो ये 5 नियम आपको याद रखने हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है लाभ हानि विनियोजन या नियोजन खाता। इंग्लिश में बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पार्टनरशिप चैप्टर का। पार्टनरशिप जो फंडामेंटल चैप्टर है, पहला चैप्टर, उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है, थ्योरी में भी 2 नंबर 5 नंबर दोनों में से पूछ सकता है, और मजे की बात है कि प्रैक्टिकल में भी सवाल पूछ सकता है। इसलिए इस टॉपिक को काफी अच्छे से देखना है। टॉपिक लिखा है कि लाभ हानि नियोजन या विनियोजन खाता के बारे में क्या समझते हैं, या विनियोजन खाता क्या होता है। तो आइए पढ़ते हैं। लाभ हानि विनियोजन खाता लाभ हानि खाता का विस्तार मात्र है। किसका विस्तार है? लाभ हानि खाता का, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट काम करता है कुछ उसी प्रकार से उसका ही विस्तार रूप है, ये कह लीजिए कि उसके आगे का जो काम होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करता है। यह वह खाता है जो साझेदारों में लाभ के बंटवारे को प्रदर्शित करता है। सबसे मेन पॉइंट यही है कि साझेदारों के लाभ के बंटवारे को प्रदर्शित करता है, यानी कितना लाभ हुआ है साझेदारों के बीच, यानी साझेदारी व्यवसाय में कितना लाभ हुआ है, उस व्यवसाय में जो लाभ हुए हैं उन लाभों को बांटने का काम करता है। ये साझेदारों के बीच बांटने का काम करता है। इस खाते को शुद्ध लाभ एवं आहरणों पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, साझेदारों का कमीशन व वेतन इत्यादि देय जो होते हैं उनकी आवश्यक समायोजन किया जाता है इस खाते में। यानी कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, लाभ हानि विनियोजन या नियोजन खाता जो होता है, इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट किए जाते हैं, क्या क्या समायोजन किया जाता है। तो पूंजी पर ब्याज, उसके पहले शुद्ध लाभ का बंटवारा, आहरणों पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, साझेदारों का कमीशन एवं वेतन यानी सैलरी कमीशन, ये सब जो पार्टनरों को दिए जाने वाले होते हैं, इन सब चीजों को हम लोग
इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं, लाभ हानि विनियोजन खाता में दिखाते हैं। इस समायोजन के पश्चात ये सभी एडजस्टमेंट कर लेने के बाद जो भी शुद्ध लाभ बच जाता है, चाहे वो हानि हो चाहे लाभ हो, जो भी बच जाता है वो साझेदारों के तय अनुपात में, यानी कि जितना भी उनके बीच एग्रीमेंट हुआ है बांटने का, प्रॉफिट बांटने का, उस अनुपात में, उस रेशियो में विभाजित किया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है प्रॉफिट को। मतलब कि जो भी एडजस्टमेंट थे, जैसे कि सैलरी देना, कमीशन देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद, सैलरी कमीशन, ये सब करने के बाद अगर लास्ट में कुछ बच जाता है, प्रॉफिट के रूप में कुछ पैसा बच जाता है, तो उस प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनरों के बीच बांट दिया जाएगा। आगे कहता है साझेदारी संलेख के अभाव में शुद्ध लाभ या हानि का बंटवारा बराबर बराबर किया जाता है। जी हाँ, अभी ऊपर टॉपिक में आपने देखा था कि अगर साझेदारी संलेख नहीं हुआ है, यानी पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बना है, तो फिर लाभ हानि का बंटवारा बराबर बराबर किया जाएगा। तो ये था आपका टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि लाभ हानि विनियोजन या नियोजन खाता क्या होता है। अगर 2 नंबर में आता है तो इतनी बातें आप लिख सकते हैं। अगला टॉपिक उसी से संबंधित है, लाभ हानि विनियोजन खाते की विशेषताएं बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि लाभ हानि विनियोजन खाता या नियोजन खाता की विशेषताएं क्या होती हैं। पहला विशेषता कि लाभ हानि नियोजन खाता क्या है सर, तो लाभ हानि खाते का ही विस्तार है, लाभ हानि खाते का ही विस्तार रूप है। अगला, इसे साझेदारी फर्म द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? साझेदारी फर्म द्वारा, यानी व्यवसाय में, बिजनेस में तैयार किया जाता है। उसके बाद बिजनेस में तैयार किया जाता है। इसे तीसरा नंबर विशेषता लिखेंगे, इसमें की जाने वाली प्रविष्टियां, यानी जो भी इसमें जर्नल एंट्री होता है, साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड अथवा साझेदारी अधिनियम द्वारा निर्देशित होती हैं। यानी कहता है तीसरा नंबर पॉइंट कि इसमें जो भी जर्नल एंट्री यानी जो भी अकाउंटिंग किया जाता है, वो अकाउंटिंग या तो पार्टनरशिप डीड के अनुसार होता है या तो पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार होता है। यानी कि अगर डीड बना है तो डीड के अनुसार होगा, अगर डीड नहीं बना है तो पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार होगा। चौथा नंबर कहता है यह एक नाममात्र खाता है। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता ही बनता है और लगभग हर बार एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि कौन सा अकाउंट है, इस तरीके से पूछ सकता है कि विच अकाउंट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज विच अकाउंट, मतलब कि कौन सा लाभ हानि विनियोजन खाता या नियोजन खाता कौन सा अकाउंट है, कौन सा खाता है। तो आंसर उसका हो जाएगा नाममात्र खाता, यानी कि नॉमिनल अकाउंट। चलिए अगला टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है लाभ हानि खाता तथा लाभ हानि नियोजन खाता में अंतर। आपने देखा, अभी अभी हमने चर्चा किया था ऊपर कि लाभ हानि खाता का ही विस्तार रूप है लाभ हानि नियोजन खाता। तो टॉपिक वही उसी से संबंधित है कि लाभ हानि खाता और लाभ हानि नियोजन खाता में अंतर क्या है। जब विस्तार मात्र है तो कुछ अंतर भी होगा, तो क्या अंतर है उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो लिखा है अंतर, ध्यान रहे कि एग्जामिनेशन में अगर अंतर लिखने के लिए आता है तो अंतर के लिए अच्छे तरीके से आपको देख लीजिए स्क्रीन पर कैसे डिफरेंस के लिए फॉर्मेट तैयार करना है। एक बेसिस ऑफ डिफरेंस होना चाहिए, उसके बाद जिन 2 चीज़ों में अंतर पूछा है उन दोनों को हेडिंग में लिख देना है, बीच से लाइन खींच देना है। और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अंतर लिखने के लिए टोटल 3 कॉलम होना चाहिए, एक बेसिस का और दोनों जिसमें आइटम पूछा है उन दोनों का कॉलम। तो 3 कॉलम होना चाहिए। बेसिस अच्छे से लिखना है, यानी अंतर का आधार अच्छे प्रकार से लिखना है। आधार जरूर होना चाहिए। अगर प्रॉपर नंबर आप चाहते हैं कि 5 नंबर में अंतर पूछा है और 5 में 5 चाहते हैं तो आपको अंतर कम से कम 5 से 6 लिखने होंगे, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा। अगर 2 मार्क्स क्वेश्चन आता है डिफरेंस में, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि 3 अंतर आपको लिखना है कम से कम, तब आपको 2 में 2 कंफर्म है कि मिलेगा। चलिए सर, तो अंतर के आधार में पहला आधार क्या है सर? उद्देश्य, मतलब लाभ हानि खाता बनाने का उद्देश्य क्या है और लाभ हानि नियोजन खाता बनाने का उद्देश्य क्या है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का उद्देश्य क्या है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का उद्देश्य क्या है। तो लिखेंगे पहला नंबर लाभ हानि खाता के बारे में। पहले हमने लाभ हानि खाता लिखा है और फिर लाभ हानि नियोजन खाता लिखा है। तो लाभ हानि खाता बनाने का उद्देश्य क्या है? यह वर्ष के दौरान अर्जित लाभ या हानि के निर्धारण हेतु तैयार किया जाता है। मतलब प्रॉफिट और लॉस, नेट प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? तो यह अवधि विशेष के शुद्ध लाभ को बांटने के लिए बनाया जाता है। मतलब प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जब एक बार प्रॉफिट या लॉस निकल गया तो फिर उसको बांटने के लिए, पार्टनरों में बांटने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है सर। दूसरा है तैयार करना, यानी किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो लिखा है इसे व्यापार खाता तैयार करने के
पश्चात तैयार किया जाता है। मतलब कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनल अकाउंट में, वो कब तैयार किया जाता है? तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद, ट्रेडिंग माने व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट यानी व्यापार खाता बनाने के पश्चात यानी कि बाद तैयार किया जाता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कब बनाया जाता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद किया जाता है। जी हाँ, लाभ हानि खाता जब एक बार बन जाता है, शुद्ध लाभ निकाल लेते हैं वहां से, तो उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के उस शुद्ध लाभ को पार्टनरों में बांट दिया जाता है। उसके बाद तीसरा मद माने आइटम्स, कौन कौन प्रकार के आइटम्स दिखाए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और कौन कौन से आइटम दिखाए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लाभ हानि खाता में आय एवं व्यय की मदों को दिखाया जाता है, यानी कितना क्या क्या इनकम है और क्या क्या एक्सपेंसेज है बिजनेस के, वो सब दिखाया जाता है लाभ हानि खाता में। लेकिन नियोजन खाता में, इसमें नियोजन संबंधी, नियोजन का मतलब एक्चुअली सिंपल भाषा में कहें तो नियोजन का अर्थ होता है बंटवारा, आपस में बांटना, उसको नियोजन कहते हैं। इसमें नियोजन संबंधी यानी कि बंटवारे से संबंधी मदें दिखाई जाती हैं, जैसे पूंजी पर ब्याज, आप जानते हैं प्रॉफिट होगा तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, साझेदारों का वेतन, कमीशन, ये सब चीजें दिखाई जाती हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। चौथा नंबर है मिलान सिद्धांत यानी मैचिंग कंसेप्ट। 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ना था अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसी में एक प्रिंसिपल हुआ करता था, एक कंसेप्ट हुआ करता था मैचिंग कंसेप्ट यानी मिलान सिद्धांत। क्या मिलान सिद्धांत काम करता है कि नहीं करता है, किसमें काम करता है किसमें नहीं करता है, ये चीज चौथा नंबर पॉइंट है। तो लिखा है लाभ हानि खाता के निर्माण में मिलान सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है। जी हाँ, मैचिंग कंसेप्ट फॉलो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में, लेकिन वही मैचिंग कंसेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में फॉलो नहीं किया जाता है। इस सिद्धांत का, मिलान सिद्धांत का ध्यान नहीं रखा जाता है जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसे तैयार करते समय मिलान सिद्धांत का ध्यान नहीं रखा जाता है। ठीक है, ये 4 डिफरेंस हो गए। 5वां डिफरेंस लिखा है उपयोग, यानी कि क्या इसके उपयोग हैं। तो लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यानी कि लाभ हानि खाता में इसे सभी व्यवसायिक उपक्रमों द्वारा किया जाता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो लगभग सभी व्यवसाय बनाते हैं सर, सभी तरह के व्यवसाय, चाहे वो सोल ट्रेड हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, सभी के सभी, एकल व्यापार हो, साझेदारी व्यवसाय हो या कंपनी हो, सभी के सभी व्यवसाय के द्वारा लाभ हानि खाता तो बनाया ही जाता है। लेकिन क्या लाभ हानि नियोजन खाता भी सबके द्वारा बनाया जाता है? जी नहीं। लाभ हानि नियोजन खाता के बारे में लिखा है कि इसे सिर्फ साझेदारी फर्मों द्वारा ही तैयार किया जाता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ओनली पार्टनरशिप बिजनेस जो होते हैं वही तैयार करते हैं, सोल ट्रेड इसको तैयार नहीं करते हैं, कंपनी इसको तैयार नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप बिजनेस इसको तैयार करते हैं। तो डिफरेंस अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए डिफरेंस टॉपिक भी खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है साझेदारों का आहरण, पार्टनर्स ड्राइंग। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे संबंधित प्रैक्टिकल क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं बनाने के लिए ढेर सारे। पार्टनर्स के ड्राइंग से संबंधित, उसके इंटरेस्ट से संबंधित सवाल आता है ना, तो वही टॉपिक है। आइए पढ़ते हैं साझेदारों का आहरण यानी पार्टनर्स ड्राइंग। आहरण से आशय, आहरण का अर्थ क्या होता है, मैंने ड्राइंग का अर्थ क्या होता है ये बताया है। तो आहरण से आशय व्यक्तिगत कार्य हेतु यानी पर्सनल काम के लिए अथवा घरेलू खर्चों को पूरा करने के लिए व्यवसाय से, या तो पर्सनल काम के लिए या तो पर्सनल काम के लिए या घरेलू काम के लिए, व्यक्तिगत कार्य के लिए या घरेलू कार्यों के लिए व्यवसाय से रोकड़ अथवा माल का निकाला जाना ही क्या कहलाता है? आहरण कहलाता है। यानी कि अगर हम बिजनेस से पैसा निकालते हैं या फिर कोई गुड्स निकालते हैं, या तो रोकड़ निकालते हैं या कोई वस्तु निकालते हैं, या तो अपने काम के लिए या तो घर के लिए, तो इसी को क्या कहा जाएगा? आहरण यानी ड्राइंग कहा जाएगा। आहरण लाभ में से अथवा पूंजी में से किया जा सकता है, यानी आहरण जो है वो लाभ में से भी निकाला जा सकता है और पूंजी में से भी निकाला जा सकता है। अब ये क्या अर्थ है सर? लाभ में से आहरण करना, पूंजी में से आहरण करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी हाँ, अलग चीजें हैं। आइए जानते हैं दोनों के बारे में। तो यहाँ अंतर के रूप में दोनों पढ़ना है कि लाभ में से आहरण तथा पूंजी में से आहरण, ये दोनों में क्या अंतर है, अंतर बताइए। तो आइए अंतर भी यहाँ आपके सामने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। चलिए, तो वैसे ही अंतर लिखने के लिए एक अंतर का आधार हो जाएगा, दूसरा पूंजी से आहरण और तीसरा लाभ में से आहरण। ठीक है, लिखेंगे अंतर का आधार। तो सबसे पहला लिखा है भाग, सबसे पहला अंतर का आधार में लिखा है भाग। तो इसमें क्या लिखेंगे? यह साझेदार की पूंजी का भाग होता है। मतलब अगर पूंजी में से आहरण किया जाता है तो फिर तो वो पूंजी का भाग है, तो पूंजी का भाग माना जाएगा। लेकिन
अगर लाभ में से आहरण किया जाता है तो यह अनुमानित लाभ का भाग होगा, अनुमानित लाभ का भाग होगा। आया समझ में? मतलब कि जितना लाभ आपको अनुमानित दिया जाएगा उसमें से आप निकाल रहे हैं, माने आपके अपने प्रॉफिट में से निकाल रहे हैं। और अगर पूंजी में से निकाल रहे हैं का मतलब आपका पूंजी वहां से कम हो रहा है। अगला कहता है डेबिट। डेबिट माने कहाँ डेबिट किया जाएगा? अगर कैपिटल में से ड्राइंग किया गया तो कहाँ डेबिट किया जाएगा, अगर प्रॉफिट में से ड्राइंग किया गया तो कहाँ डेबिट किया जाएगा, उसके बारे में कहता है, क्योंकि ड्राइंग तो डेबिट ही होगा। इसे तो कहता है पूंजी से आहरण में कि इसे पूंजी खाते में डेबिट किया जाता है। अगर आपने पूंजी से ड्राइंग किया है, कैपिटल से निकाला है, तो फिर कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। और अगर आपने प्रॉफिट से ड्राइंग किया है तो इसे आहरण खाता में डेबिट किया जाएगा, यानी ड्राइंग अकाउंट बनाया जाएगा और उसमें डेबिट किया जाएगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है ये क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रॉफिट में से ड्राइंग किया गया है तो ड्राइंग को डेबिट कहाँ किया जाएगा? ड्राइंग अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। तीसरा, पूंजी का प्रभाव। पूंजी का प्रभाव समझ लेते हैं। तो कहता है पूंजी से आहरण वाले में कहता है कि इससे साझेदारों की पूंजी कम हो जाती है। सिंपल सी बात है, अगर आप पूंजी से आहरण करते हैं, पूंजी से पैसा निकालते हैं तो आपका पूंजी कम हो जाएगा। उसके बाद कहता है लाभ में से आहरण में, बताइए आप खुद बता सकते हैं कि लाभ में से अगर आहरण किया जाएगा तो क्या पूंजी में से पूंजी आपकी कम होगी क्या? बिल्कुल नहीं। तो वही लिखा है, इससे साझेदारों की पूंजी में कमी नहीं होती है। ठीक है, ये 3 हो गया। चौथा नंबर आधार क्या है? तो चौथा लिखा है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज तो लिखा है कि पूंजी पर ब्याज की गणना करते समय इसे ध्यान में रखा जाता है। किसे ध्यान में रखा जाता है? पूंजी से आहरण का ध्यान में रखा जाता है। मतलब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना होता है तो आपको ध्यान रखना होता है कि क्या बीच में ड्राइंग भी किया गया था क्या, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल पढ़िएगा तो वहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन आपको मिलेगा और वहां पर पूंजी पर ब्याज का कैलकुलेशन करते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि कहीं कुछ कैपिटल का ड्राइंग तो नहीं किया गया है, कहीं कुछ पैसे पूंजी में से निकाले तो नहीं गए हैं, क्योंकि अगर निकाले गए होंगे तो उतना रुपया पूंजी कम हो गया होगा तो फिर कम हुए बैलेंस पर इंटरेस्ट निकाला जाएगा। तो इस सब बातों का ध्यान रखना होता है। चलिए ध्यान दीजिए, लिखेंगे। और दूसरे वाले में लिखा है लाभ में से आहरण में कि पूंजी पर ब्याज की गणना करते समय इसे ध्यान में नहीं रखा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा जाता है। कहने का मतलब है कि अगर लाभ में से आप आहरण किए हैं, प्रॉफिट में से ड्राइंग किए हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है, यानी पूंजी पर अगर आप ब्याज का कैलकुलेशन कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं, तो क्यों ध्यान देंगे? क्योंकि ड्राइंग तो प्रॉफिट में से किया गया है, तो फिर कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन में ध्यान देने की जरूरत नहीं है सर। चलिए अब ध्यान देंगे अगला टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है साझेदारों के पूंजी खाते के बारे में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस चैप्टर में जो भी टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में लगभग हर टॉपिक से कुछ ना कुछ सवाल रहता ही रहता है। ठीक है, चलिए सर, तो टॉपिक है हमारा साझेदारों के पूंजी खाते, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान दीजिएगा, क्या होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? साझेदारों की पूंजी खाते क्या होती है? तो लिखा है साझेदारों की पूंजी खाते, साझेदारों की पूंजी का लेखा करने के 2 दृष्टिकोण होते हैं। यानी कि जब भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे, 2 तरीके से बनाएंगे, यूं कह लीजिए। पूंजी खाते को परिवर्तनशील व्यवस्था अथवा अचल व्यवस्था के आधार पर रखा जाता है। यानी कि एक हो जाएगा आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और दूसरा हो जाएगा फिक्स्ड कैपिटल। ये 2 आधार पर हम लोग क्या करते हैं? पूंजी खाते को बांटते हैं। पहला कहता है चल या परिवर्तनशील पूंजी यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और दूसरा होता है अचल या स्थिर संपत्ति यानी फिक्स्ड कैपिटल। नाम से यह स्पष्ट है कि एक चल या परिवर्तनशील है, मतलब एक में कोई चेंजिंग हो सकता है, फ्लक्चुएट करते रहता है। फ्लक्चुएट करने का मतलब बढ़ते घटते रहता है। तो और दूसरे का अर्थ है अचल या अस्थिर, स्थिर पूंजी, यानी कि वो फिक्स रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए तो एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं, ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। तो पहला टॉपिक है चल या परिवर्तनशील पूंजी यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। क्या होता है ये? तो लिखेंगे इस विधि के अनुसार साझेदारों के पूंजी खाते में उनकी पूंजी पर ब्याज, आहरण, वेतन, आहरण पर लगने वाला ब्याज, लाभ हानि में हिस्सा, संचय कोष में हिस्सा आदि का लेखा किया जाता है। यानी कि अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो फिर जितना का जितना एडजस्टमेंट हो सकता है कैपिटल से रिलेटेड, वो सारे के सारे एडजस्टमेंट उस कैपिटल अकाउंट में किया जाएगा। क्लियर है बात? चाहे वो एडजस्टमेंट पूंजी पर ब्याज हो, चाहे वो आहरण हो, चाहे वो आहरण पर लगने वाला ब्याज हो, चाहे वो लाभ हानि में हिस्सा हो, चाहे रिजर्व हो, ये सारे एडजस्टमेंट, ये सारे के सारे एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाएगा, पूंजी खाता में दिखाया जाएगा। लेकिन दूसरा नंबर,
अचल या स्थिर पूंजी, इस मेथड से यानी फिक्स्ड कैपिटल मेथड से अगर आप बनाते हो, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाते हो तो फिर आपको ये सब एडजस्टमेंट अलग से किया जाएगा। आइए जान लेते हैं क्या होता है। तो लिखा है कि इस प्रणाली में, यानी कौन सी प्रणाली में, ये अचल या स्थिर पूंजी, अचल या स्थिर पूंजी प्रणाली जो है, इस प्रणाली में साझेदारों की पूंजी स्थिर या अचल रहती है। स्थिर रहती है या अचल रहती है, माने वो हिलेगी डुलेगी नहीं, कम बेस नहीं होगा, ज्यादा कम नहीं होगा, है ना। वो एक जो कैपिटल जितना लगा दिया गया बिजनेस में, व्यवसाय में, उतना ही पूंजी बना रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जब तक फर्म चलेगी पूंजी की राशि जैसी की तैसी बनी रहेगी। जब तक फर्म चलेगी यानी जब तक व्यवसाय चलेगा, हमारा कैपिटल उतना ही बना रहेगा। पूंजी खाते में होने वाली समायोजनों के लिए एक अलग खाता रखा जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई भी एडजस्टमेंट आया तो कहां दिखाएंगे, तो उसके लिए एक अलग से सेपरेट अलग से अकाउंट बनाया जाएगा, ठीक है। और उसी अकाउंट को क्या कहा जाता है, उसी अकाउंट को करंट अकाउंट कहा जाता है। कौन सा अकाउंट कहा जाता है, करंट अकाउंट। हिंदी में कहे तो चालू खाता कहा जाता है, ठीक है सर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अचल या स्थिर प्रणाली, स्थिर या अचल प्रणाली जो है के अंतर्गत दो खाते खोले जाते हैं। कितने खाते खोले जाते हैं, जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कितने खाते खोले जाते हैं, दो खाते खोले जाते हैं, दो अकाउंट खोला जाता है। एक को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, तो दूसरे को बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये दो खाते खोले जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर है बात। तो सर अब इसके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, कहता है कि फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम की दशा में, यानी कि अगर हमारा कैपिटल फिक्स सिस्टम से मेंटेन कर रहे हैं, मतलब दो अकाउंट बनाया जा रहा है, कैपिटल अकाउंट भी या करंट अकाउंट भी, तो उसमें कहता है कि जब फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम की दशा में पूंजी खाते की शेष सदैव ही क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। पूंजी खाते का शेष हमेशा क्या बैलेंस दिखाएगा, हमेशा क्रेडिट बैलेंस। यानी कि जो कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाएंगे फिक्स्ड मेथड से, जब कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा तो उसमें जो कैपिटल का अमाउंट होगा वो हमेशा यहाँ होगा, क्रेडिट साइड में होगा, जिसे आर्थिक चिट्ठा के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि कैपिटल को कहाँ दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट में अगर दिखाना होगा तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। क्लियर है बात। उसके बाद कहता है करंट अकाउंट के बारे में कि करंट अकाउंट डेबिट या क्रेडिट शेष प्रदर्शित करता है। ध्यान रखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि जो करंट अकाउंट है वो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों ही शो करता है। एग्जाम में खूब पूछता है, ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है कि बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट विल बी, यानी करंट अकाउंट का बैलेंस कहाँ दिखेगा, डेबिट में या क्रेडिट में। तो आंसर होना चाहिए डेबिट क्रेडिट दोनों में दिख सकता है, ठीक है सर। शेष प्रदर्शित करता है, यानी कि डेबिट या क्रेडिट शेष प्रदर्शित करता है, मतलब डेबिट में भी दिख सकता है और क्रेडिट में भी दिख सकता है। आगे कहता है करंट अकाउंट के नाम शेष यानी डेबिट बैलेंस को चिट्ठे के संपत्ति भाग में और क्रेडिट शेष को दायित्व के भाग में दिखाया जाता है। मतलब कहता है कि अगर करंट अकाउंट में मान लीजिए करंट अकाउंट का जो बैलेंस है अगर वो डेबिट में दिखेगा तो फिर बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट में दिखेगा तो उसको कहाँ दिखाएंगे। तो कहता है कि अगर करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट में दिखता है, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट में दिखता है तो फिर वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा, और अगर करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट में दिखता है तो फिर वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखेगा। क्लियर है बात, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। अगला टॉपिक लिखा है अस्थाई पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाता में अंतर। आपको बता दें कि इस बार के एग्जामिनेशन में ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आया था, ये अस्थाई पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाता में अंतर। इसलिए ध्यान रहे, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेना है। एंड आई थिंक कि ये लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक डिफरेंस और बचा है, करंट अकाउंट और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में अंतर, यानी कि चालू खाता और पूंजी खाता जो बनाते हैं हम लोग उसमें अंतर क्या है, और 2 अंतर बस बच गए हैं। चलिए जल्दी से दोनों अंतर को देख लीजिए, चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। तो अभी अंतर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अस्थाई पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाता में अंतर क्या है। तो चलिए, एक तरफ हमने लिख दिया अंतर का आधार, दूसरा हमने लिख दिया अस्थाई या स्थिर पूंजी खाता, और फिर तीसरा हमने लिख दिया परिवर्तनशील पूंजी खाता। ठीक है, चलिए सर। तो लिखा है पहला नंबर खाता की संख्या। तो खाता की संख्या की बात कर ले। जब हम लोग अस्थाई या स्थिर पूंजी खाता बनाते हैं तो उसमें खाता की संख्या कितनी होती है, 2 होती है ना, 2 होती है। एक पूंजी खाता, एक चालू खाता, 2 खाता हम लोग बनाते हैं। तो वही बात यहाँ लिखा है, इसमें प्रत्येक साझेदारों के लिए 2 खाते, पूंजी खाता और चालू खाता। कौन कौन खाता, पूंजी खाता और चालू खाता, ये 2 खाते बनाए जाते हैं। और परिवर्तनशील पूंजी खाता जब हम लोग बनाते हैं तो इस मेथड से बनाते हैं तो इसमें एक ही अकाउंट बनता है ना, केवल और केवल पूंजी खाता। क्लियर है बात।
चलिए दूसरा अंतर, पूंजी में परिवर्तन। बताइए, अगर अस्थाई या स्थिर पूंजी खाता से के तहत हम लोग बना रहे हैं तो क्या उसमें कोई परिवर्तन आएगा? बिल्कुल भी नहीं। कैपिटल अकाउंट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो लिखा है कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, हाँ किसी परिस्थिति में हो जाता है, वो बताया जाएगा जब प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है तब, कि किसी खास परिस्थिति को छोड़कर पूंजी खाते का शेष एक समान रहता है, यानी कि पूंजी खाते में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। और दूसरा लिखा है परिवर्तनशील पूंजी खाता में कि पूंजी खाते का शेष वर्ष प्रति वर्ष बदलते रहता है, यानी कि हर साल बदलते रहता है, क्योंकि हर साल बहुत सारे एडजस्टमेंट्स उसमें किए जाते हैं। तीसरा अंतर आ जाइए, तीसरा अंतर लिखा है समायोजन। समायोजन यानी एडजस्टमेंट, कौन कौन सा एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ करते हैं। तो लिखा है समायोजन में लिखा है अस्थाई या स्थिर पूंजी खाता। इसके बारे में लिखा है कि जब अस्थाई या स्थिर पूंजी खाता से हम लोग अकाउंट बनाते हैं तो 2 अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट एक करेंट अकाउंट। तो जो भी एडजस्टमेंट होता है वो कहाँ जाता है? करेंट अकाउंट में जाता है। उसी बात को एक्सप्लेन किया है कि आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज आदि से संबंधित समायोजन चालू खाते में कहाँ दिखाया जाता है? सारे के सारे समायोजन चालू खाते में दिखाए जाते हैं, न कि पूंजी खाते में। पूंजी खाते में नहीं, कहाँ दिखाए जाते हैं सारे एडजस्टमेंट? करेंट अकाउंट में, चालू खाता में दिखाया जाता है। उसके बाद लिखा है दूसरा नंबर में आहरण पूंजी पर ब्याज आदि से संबंधित समायोजन है, यानी कि जितना भी एडजस्टमेंट्स हैं, एक शब्द में कहे तो जितना भी एडजस्टमेंट है वो सारे के सारे एडजस्टमेंट कहाँ दिखाए जाते हैं सर? पूंजी खाते में दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाता है? पूंजी खाता, यानी कैपिटल अकाउंट में ही सारा एडजस्टमेंट कर दिया जाता है। और लास्ट और चौथा डिफरेंस है खाते के शेष की प्रकृति, यानी कि बैलेंस किधर बचेगा, डेबिट में बचेगा कि क्रेडिट में बचेगा। तो पहले वाले में लिखा है कि पूंजी खाते का शेष सदैव क्रेडिट होता है, सदैव क्रेडिट, हमेशा ही क्रेडिट रहेगा, ठीक है। तथा चालू खाते का शेष, अभी ऊपर चर्चा किए थे, चालू खाते का शेष डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है। चलिए दूसरा नंबर में लिखा है पूंजी खाते का शेष क्रेडिट या डेबिट हो सकता है। यस, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट हम लोग दिखा रहे हैं कैपिटल अकाउंट में ही, तो एडजस्टमेंट जब कैपिटल अकाउंट में ही दिखा रहे हैं तो एडजस्टमेंट दिखाते समय हो सकता है कोई भी साइड ज़्यादा कम हो जाए। यस, इसलिए बैलेंस जो हमारा है डेबिट में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। चलिए, और आज के क्लास में हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, जो कि है अस्थाई पूंजी खाता तथा चालू खाता में अंतर। ठीक है सर, चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं ताकि टॉपिक खत्म हो जाए, बहुत देर हो भी गया, लंबा चैप्टर था, लेकिन एक शॉर्ट में हम लोग इस सारे के सारे चैप्टर को निपटा दिए। लास्ट टॉपिक कहता है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कहता है अस्थाई पूंजी खाता तथा चालू खाता में अंतर, यानी कि जो कैपिटल अकाउंट है और जो करंट अकाउंट है दोनों में अंतर क्या होता है। तो आइए लिखा है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या अंतर है। तो वैसे ही तीन कॉलम बना दिए, एक अंतर के आधार के लिए, दूसरा अस्थाई पूंजी खाता के लिए और तीसरा चालू खाता के लिए। क्लियर है बात? तो चलिए ध्यान देंगे। पहला नंबर लिखा है खाता का प्रकृति। तो बताएंगे खाता का प्रकृति। साझेदारों की पूंजी सामान्यतः व्यवसाय की संपूर्ण जीवन अवधि अपरिवर्तित रहता है, यानी कि जब अस्थाई पूंजी खाता से हम लोग बनाते हैं, अस्थाई पूंजी खाता से, तो कैपिटल हमारा पूंजी जो है वो हमेशा फिक्स रहता है, हमेशा अपरिवर्तित रहता है, लेकिन चालू खाता में बदलते रहता है। यस, चालू खाता में बदलते रहता है। दूसरा कहता है पूंजी अंशदान। पूंजी अंशदान क्या है? पूंजी अंशदान तो लिखा है अस्थाई पूंजी खाता में लिखा है कि यह खाता साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, साझेदार कितना पूंजी लगाए हैं उसको दिखाता है। और चालू खाता क्या दिखाता है? तो यह खाता पूंजी अंशदान को नहीं प्रदर्शित करता है, यानी कि चालू खाता नहीं बताता है कि कैपिटल कितना लगाया गया है। तीसरा अंतर सामान्य समायोजन, यानी जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं नॉर्मल, वो कहाँ होते हैं? तो बताइए, क्या फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। कहाँ एडजस्टमेंट होते हैं? करंट अकाउंट में। तो लिखा है फिक्स्ड कैपिटल में लिखा है, यानी अस्थाई पूंजी खाता में लिखा है कि यह खाता सामान्य समायोजनों को नहीं दिखाता। जी हाँ, फिक्स्ड कैपिटल नहीं दिखाता है एडजस्टमेंट्स को। सारे के सारे एडजस्टमेंट कहाँ दिखते हैं? यह खाता साझेदारों से संबंधित सामान्य समायोजनों को दिखाता है, यानी कि करंट अकाउंट सारे के सारे एडजस्टमेंट्स को दिखाता है। क्लियर है बात? चौथा अंतर क्या है? लिखा है खाते के शेष। लास्ट अंतर है, लास्ट डिफरेंस है चौथा, खाते के शेष। तो बात करते हैं खाते के शेष पर। बताएंगे कि फिक्स कैपिटल अकाउंट जो होता है, यानी अस्थाई पूंजी खाता जो होता है, उसका शेष यानी जो बैलेंस बचता है वो किधर बचता है, और करंट अकाउंट का बैलेंस किधर बचता है। सिंपल सी बात है कि कैपिटल जो होगा फिक्स कैपिटल, उसका शेष यानी उसका जो बैलेंस होगा ऑलवेज हमेशा क्रेडिट साइड में होगा, और करंट अकाउंट का बैलेंस हमेशा कहीं भी हो सकता है, डेबिट में भी हो सकता है और
क्रेडिट में भी हो सकता है। तो बस वही बात को लिखा है, अस्थायी पूंजी खाता सदैव ही क्रेडिट शेष प्रदर्शित करता है और चालू खाता सदैव ही बताइए डेबिट भी हो सकता है अथवा क्रेडिट शेष भी हो सकता है। जी हाँ, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, ये चैप्टर भी खत्म हो गया, अब कोई टॉपिक बचा नहीं है। तो ऐसे ही हर चैप्टर के हम लोग थ्योरेटिकली हिंदी मीडियम में एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट्स पूरे के पूरे किताब अकाउंटेंसी 12th का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक एक शॉर्ट में एक एक चैप्टर खत्म। तो इस वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहें। बताएं कि कॉमर्स 2.0 में किस प्रकार से हर चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन कराया जाता है, एग्जाम की बेहतर तैयारी कराई जाती है ना, और पूरे एग्जाम तक आप लोगों के साथ हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अभी बहुत सारे सेट प्रैक्टिस भी लेकर के आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव का ढेर सारा प्रैक्टिस लेके आने वाले हैं। 500 कम से कम 500 ऑब्जेक्टिव्स का प्रैक्टिस कराने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है, जैसे ही सिलेबस अब लास्ट चैप्टर चलने वाला है इसके बाद, और लास्ट चैप्टर जैसे ही खत्म हो जाता है उसके बाद ऑब्जेक्टिव का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं ढेर सारा उसका प्रैक्टिस करेंगे। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस ढेर सारा करेंगे। मतलब कंप्लीट पैकेज ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्जाम की पूरी तरीके से तैयारी हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी अलग अलग कराया जाएगा। ठीक है, तो बस जुड़े रहें, बने रहे कॉमर्स 2.0 के साथ। धन्यवाद।